कभी सोचा है कि 65 की उम्र तक काम ना करना पड़े तो कैसा हो? अगर ये जो 9 से 5 की दौड़ है, इससे निकलकर आज अभी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का मौका मिले। ज्यादातर लोग तो इसे एक सपना ही मानते हैं, और सपना इसलिए क्योंकि दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा काम, और ज्यादा काम मतलब जिंदगी के सबसे अच्छे साल ऑफिस में निकल गए। बिल्कुल। लेकिन आज हम टिमोथी फेरिस की एक किताब द 4 आवर वर्क वीक से निकले विचारों की पड़ताल करने वाले हैं। और इस किताब ने ना लाखों लोगों के इसी समीकरण को, इसी सोच को तोड़ा है। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, एक तरह से एक आंदोलन की तरह है। और इसका मकसद रातों रात करोड़पति बनना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है करोड़पतियों जैसी जिंदगी जीना, वो भी आज। और इसके लिए करेंसी पैसा नहीं है, बल्कि 2 चीजें हैं, टाइम और मोबिलिटी। टाइम और मोबिलिटी मतलब अपने समय पर पूरा कंट्रोल और कहीं से भी काम करने की आजादी। एग्जैक्टली। तो आज हम इस किताब के कह सकते हैं दिल में उतरेंगे और इसके सबसे जरूरी हिस्से DAL फ्रेमवर्क को समझेंगे। ये 4 कदम हैं जो काम करने, पैसे कमाने और जिंदगी जीने के हमारे पुराने तरीकों को चुनौती देते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। पहला है D यानी डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी परिभाषा। हाँ, मतलब खेल के नियमों को ही बदल देना। किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा तर्क यही है कि जिसे हम असल दुनिया या रियल वर्ल्ड कहते हैं, उसके ज्यादातर नियम किसी ने बनाए नहीं है, हमने बस मान लिए हैं। ये बस सामाजिक धारणाएं हैं। मतलब जैसे खूब मेहनत करो फिर 65 की उम्र में रिटायर होकर आराम करना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बस एक सुझाव है जिसे सबने सच मान लिया है। बिल्कुल। और यहीं पर फेरिस 2 तरह के लोगों का फर्क बताते हैं, डिफरर्स और न्यू रिच। डिफरर्स यानी टालने वाले, ये वो लोग हैं जो अपनी सारी खुशियां, सारे सपने, सब कुछ रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखते हैं, आज की कुर्बानी कल के लिए। हाँ। और न्यू रिच की सोच बिल्कुल अलग है। वो पूरी जिंदगी काम करके एक लंबे रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो काम के बीच में छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट्स लेते हैं। हो सकता है वो 3 महीने जमकर काम करें और फिर 1 महीने के लिए किसी नए देश में जाके रहें, कोई नई भाषा सीखें। उनका लक्ष्य बहुत सारा पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करना है जिनके लिए पैसे की जरूरत है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। पैसा लक्ष्य नहीं, साधन है। और इसी सोच से एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकलता है, रिलेटिव इनकम का। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एब्सोल्यूट इनकम वो है जो हम साल का कमाते हैं, ठीक है। रिलेटिव इनकम वो है जो हम प्रति घंटा कमाते हैं। किताब कहती है कि हमें रिलेटिव इनकम पे फोकस करना चाहिए। इसका कोई उदाहरण है ताकि आसानी से समझ आए? बिल्कुल। मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, हफ्ते के 80 घंटे काम करता है और साल का मान लीजिए 50 लाख रुपए कमाता है। ओके, बहुत अच्छा पैकेज है। हाँ, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो वो लगभग 1200 रुपए प्रति घंटा कमा रहा है। अब दूसरी तरफ एक फ्रीलांस डिजाइनर है, वो हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे काम करके साल का 5 लाख रुपए कमाता है। सुनने में ये बहुत कम लगता है। हाँ, 10 गुना कम है। लेकिन उसका प्रति घंटे का रेट हुआ 1000 रुपए के आसपास। अब सोचिए, अगर वो डिजाइनर अपनी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाकर वही काम 4 घंटे में कर ले, तो उसका प्रति घंटा रेट 2000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। उसके पास बैंकर से कहीं ज्यादा समय और आजादी है। पर एक मिनट, क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? मतलब बैंकर के पास शायद हेल्थ इंश्योरेंस होगा, जॉब सिक्योरिटी, करियर ग्रोथ, जो शायद उस फ्रीलांसर के पास ना हो। बहुत अच्छा सवाल है। और किताब ये नहीं कहती कि बैंकर की नौकरी बुरी है, वो सिर्फ एक सवाल उठा रही है कि हम अपनी सफलता को सिर्फ एक ही पैमाने यानी सालाना पैकेज पर क्यों तौलें। सही बात है। असली दौलत तो विकल्प होना है। क्या आपके पास ये चुनने का विकल्प है कि आप आज दोपहर में अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में जा सकते हैं? डेफिनेशन का मकसद है आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर करना। लक्ष्य है लाइफस्टाइल डिजाइन, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन करना। ठीक है, तो पहला कदम है सोच बदलना, ये समझना कि असली दौलत समय और विकल्प है। लेकिन इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे कीमती चीज चाहिए, समय। और वो कहां से आएगा? बिल्कुल, और यहीं से हम दूसरे कदम पर आते हैं, ई यानी एलिमिनेशन। किताब की एक बहुत पावरफुल लाइन है, व्यस्त रहना असल में आलसी सोच की निशानी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम तो व्यस्त रहने को मतलब मेहनत की निशानी मानते हैं। हम मानते हैं,
लेकिन फेरिस कहते हैं कि व्यस्त रहने का मतलब अक्सर ये होता है कि आपने ये सोचने की मेहनत ही नहीं की कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और इसके लिए वो दो बहुत शक्तिशाली सिद्धांत देते हैं। पहला है 80-20 प्रिंसिपल। हाँ, परेटोज लॉ। ये कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। एग्जैक्टली। और हमें बस उन 20% जरूरी कामों को पहचान कर बाकी 80% गैर जरूरी कामों को हटाना है। लेकिन असल जिंदगी में ये 20% काम पहचानना ही तो सबसे मुश्किल काम है। इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया किताब में? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी का एक ऑडिट करो। पूछो कौन से 20% काम है जो मुझे 80% खुशी दे रहे हैं, कौन से 20% ग्राहक हैं जो 80% मुनाफा दे रहे हैं, और कौन से 20% काम है जो 80% समस्याएं पैदा कर रहे हैं। लेखक ने इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी किया था, राइट? उनके बहुत सारे कस्टमर्स थे। हाँ, उनके करीब 120 होलसेल कस्टमर्स थे और वो दिन रात उन्हीं को संभालने में लगे रहते थे। और जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि सिर्फ 5 कस्टमर्स, सिर्फ 5? हाँ, सिर्फ 5 कस्टमर्स उन्हें 95% रेवेन्यू दे रहे थे और वो अपना 90% समय बाकी के 115 कस्टमर्स पर बर्बाद कर रहे थे जो सिर्फ सिरदर्द दे रहे थे। ये तो कमाल की बात है, पर ये बहुत रिस्की नहीं था? मतलब अपने 95% कस्टमर्स को नजरअंदाज कर देना। डर तो था, लेकिन उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने उन टॉप 5 को छोड़कर बाकी सबसे संपर्क करना ही बंद कर दिया और नतीजा, उनकी कमाई दोगुनी हो गई। 1 मिनट, क्या? कम कस्टमर्स पर फोकस करके कमाई दोगुनी हो गई? ये तो पूरी तरह से उल्टा है जो हमें सिखाया जाता है। यही तो एलिमिनेशन का जादू है। और दूसरा सिद्धांत है पार्किंसंस लॉ। ये कहता है कि किसी भी काम को पूरा करने में उतना ही वक्त लगता है जितना हम उसे देते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। मुझे याद है कॉलेज में जो असाइनमेंट 1 महीने में करना होता था, वो आखिरी 2 रातों में ही पूरा होता था। हम सब करते हैं। अगर आप किसी काम के लिए 1 हफ्ता देंगे तो आपका दिमाग उसे 1 हफ्ते तक खींचेगा। लेकिन अगर उसी काम के लिए आप खुद को सिर्फ 2 घंटे की डेडलाइन दें तो आपका दिमाग सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करेगा और उसे पूरा कर देगा। तो मतलब हमें जानबूझकर अपने लिए छोटी डेडलाइन सेट करनी चाहिए। और किताब में एक लो इन्फॉर्मेशन डाइट का भी जिक्र है। आज के जमाने में ये और भी जरूरी लगता है। बहुत जरूरी, मतलब गैर जरूरी जानकारी से दूर रहना, दिन में सिर्फ एक बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया का समय तय करना, फालतू की मीटिंग्स को ना कहना, ये सब हमारे दिमाग को शांत रखता है और हम अपने 20% जरूरी कामों पर फोकस कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी सोच बदली, यानी डेफिनेशन, और गैर जरूरी काम हटाकर समय बचाया, यानी एलिमिनेशन। अब सवाल ये है कि उस खाली समय में हम पैसे कैसे कमाएं, वो भी बिना वहां मौजूद रहे। और ये हमें तीसरे कदम पर लाता है, ए यानी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए पैसे कमाए बिना आपका ज्यादा समय लिए। किताब इसे म्यूज बनाना कहती है। एक ऐसा ऑटोमेटेड बिजनेस जो कैश फ्लो जनरेट करता रहे, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ये म्यूज होता क्या है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई योगा टीचर है, वो हर क्लास के लिए अपना समय देती है। ये एक सर्विस है। ऑटोमेशन के लिए वो एक ऑनलाइन कोर्स बना सकती है, 30 दिनों में शुरुआती योगा। अच्छा। अब ये कोर्स उसकी वेबसाइट पर बिक रहा है, पेमेंट अपने आप प्रोसेस हो रही है और कोर्स का एक्सेस ईमेल से अपने आप चला जाता है। ये एक म्यूज है। टीचर सो रही है तब भी कोर्स बिक रहा है। मतलब सर्विस की जगह प्रोडक्ट पर फोकस करना, खासकर डिजिटल प्रोडक्ट पर, क्योंकि वो आसानी से स्केल हो सकता है। बिल्कुल। और इस सिस्टम को चलाने के लिए दूसरा बड़ा टूल है आउटसोर्सिंग। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लोगों को काम सौंपना भी है। हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट वाली बात। कई लोगों को लगता है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। भारत या फिलीपींस जैसी जगहों से आप किसी को कुछ डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से अपने काम, जैसे ईमेल मैनेज करना, रिसर्च करना, अपॉइंटमेंट सेट करना, इन सब के लिए रख सकते हैं। किताब में एजे जेकब्स की कहानी बहुत मजेदार है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही भारत में बैठी एक टीम को आउटसोर्स कर दी थी। वो एक मजाकिया प्रयोग था, लेकिन उसका पॉइंट बहुत गहरा है। उन्होंने अपनी चिंताएं तक आउटसोर्स कर दी थी। उनकी टीम उनके लिए चिंता करती थी और वो आराम से रहते थे। हाँ। इसका लक्ष्य यह सीखना है कि सिस्टम कैसे बनाया जाए, कैसे बॉस की तरह सोचा जाए, जो काम खुद नहीं करता बल्कि करवाता है। तो एक परफेक्ट ऑटोमेटेड बिजनेस में आप सिस्टम के केंद्र में नहीं होते, आप सिस्टम के मालिक होते हैं, उसके कर्मचारी नहीं। एग्जैक्टली। तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? हमने लक्ष्य बदले, समय खाली किया, इनकम को ऑटोमेट किया,
ये सब हमें आखिरी और सबसे रोमांचक कदम पर लाता है, एल यानी लिबरेशन, मुक्ति। ये इस पूरी मेहनत का फल है, DEAL का असली इनाम। इसका मतलब है उन बंधनों को तोड़ना जो आपको एक जगह से बांध कर रखते हैं, खासकर 9 to 5 की नौकरी। और यहीं पर वो मिनी रिटायरमेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब जिंदगी के अंत में एक लंबी थकी हुई रिटायरमेंट लेने के बजाय पूरी जिंदगी छोटे छोटे ब्रेक लेना। और ये सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये 1 महीने के लिए थाईलैंड जाकर मुay थाई सीखना हो सकता है, या 2 महीने अर्जेंटीना में रहकर स्पेनिश सीखना। ये जिंदगी को भरपूर जीने का तरीका है। ये सब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है जिनका अपना ऑटोमेटेड बिजनेस है, लेकिन हम जैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो ये कैसे करेंगे? कोई भी बॉस 6 महीने की छुट्टी तो नहीं देगा। ये सबसे जरूरी सवाल है, और किताब में इसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। ये एक झटके में नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। तो इसका पहला कदम क्या है? पहला कदम, अपनी कंपनी के लिए खुद को इंडिस्पेंसेबल बनाना। मतलब इतना जरूरी बना दो कि तुम्हारे बिना काम ना चले। एलिमिनेशन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ाओ कि आप कम समय में दूसरों से ज्यादा काम करके दिखाएं। ठीक है, अब आप कंपनी के स्टार परफॉर्मर हैं। इसके बाद अपने बॉस को एक छोटा सा रिवर्सिबल रिमोट वर्क ट्रायल का प्रस्ताव दो। जैसे, क्या मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन मंगलवार को घर से काम करके देख सकता हूँ? इससे मेरा आने जाने का 2 घंटा बचेगा और मैं उस समय में और ज्यादा काम कर पाऊंगा। और फिर उस एक दिन में इतना जबरदस्त काम करके दिखाना होगा कि कंपनी को साफ साफ फायदा दिखे। दिखाना होगा कि आप घर से ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। बिल्कुल। जब आपका बॉस देखेगा कि आप घर से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो और दिनों के लिए भी मान जाएगा। धीरे धीरे इन रिमोट दिनों को तब तक बढ़ाओ जब तक आपको पूरी आजादी ना मिल जाए। और एक बार आप ऑफिस से बाहर हैं तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। भारत जैसे देश में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जहां ऑफिस में चेहरा दिखाने को बहुत महत्व दिया जाता है। ये सच है, चुनौती है, लेकिन कोविड के बाद हालात बहुत बदले हैं। अब कंपनी और मैनेजर्स रिमोट वर्क के विचार के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। तरीका शायद थोड़ा बदलना पड़े, पर अब ये पहले से कहीं ज्यादा संभव है। तो ये था द 4-hour वर्क वीक का DEAL फॉर्मूला। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को डिफाइन करो। समझो कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय और मोबिलिटी है। फिर गैर जरूरी चीजों को एलिमिनेट करो। 80-20 रूल और पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करके सिर्फ जरूरी कामों पर फोकस करो। इसके बाद अपनी इनकम को ऑटोमेट करो। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके बिना चले, आउटसोर्सिंग और सही बिजनेस डिजाइन के जरिए। और आखिर में खुद को एक जगह से लिबरेट करो। मिनी रिटायरमेंट्स और रिमोट वर्क के जरिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछती है। वो सवाल है, अगर आप ये सब करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? अपने सबसे बड़े डर को कागज पर लिखिए, उसे परिभाषित कीजिए। क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? क्या लोग आप पर हंसेंगे? और जब आप उसे लिखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर बुरे नतीजे अस्थायी होते हैं और पलटने लायक होते हैं। आप शायद दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, आप शायद 6 महीने बाद वापस उसी जिंदगी में लौट आएंगे। मतलब जोखिम बहुत कम है। लेकिन कुछ न करने की कीमत, कोशिश न करने का पछतावा वो हमेशा के लिए रहता है। तो सवाल यह है कि आपकी अपनी जिंदगी में कुछ न करने की भयानक कीमत क्या है?